हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो बेटा, जैसे आप जानते हो कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमने अलग से कवर किए 11th और 12th के, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं हमने अलग से कवर किए 11th और 12th के। ऑलरेडी हम 5 अलग अलग तरीकों से एनसीईआरटी का रिवीजन कर चुके हैं, बट फिर भी एनसीईआरटी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्ट थ्योरी में नहीं लिखी हुई, बट डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, और वहां से डायरेक्ट एविडेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम क्या करें, वन ऑफ दो सीरीज ही करें, जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं 11th और 12th एक साथ, जो भी टेबल्स हैं उनको फटाफट हम एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो चीजें आपको करनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, टेबल्स देख के जाना है, डायग्राम देख के जाना है, कुछ भी ऐसा पॉइंट आपकी नजर से मिस ना हो जाए, वो आप हमारे साथ कर पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग मिलकर क्या कर लेंगे बेटा, सारी टेबल्स को रिकॉल कर लेंगे, ताकि उस पर भी हम टिक लगा सके कि एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने कर ली। सारी टेबल्स और उनसे किस तरीके की क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड का टेबल, है ना। पहला चैप्टर आपका 11th का, द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में बेटा अगर आप देखोगे तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का एक टेबल आपके पास है ना, जिसमें जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हो तो पूरा बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, क्योंकि अब आप पूरी टेक्सोनोमी, पूरी हायरार्की आप पढ़ चुके हो, है ना। तो ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, इसके बेसिस पर एक टेबल दिया हुआ है। अब जब मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए हैं, जब मैंने आपको बिटवीन एनसीईआरटी लाइन करवाया, मैंने बताया है और दिखाया है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कई बार क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। जैसे एक कॉलम में आपको ये मिल जाएगा, दूसरा कॉलम ये होगा, आपको मैच करना होगा, या ये होगा। तो एक एक तरीका तो ये कि डिफरेंट कॉलम्स आपको मिल जाएंगे मैच करने के लिए, पहली चीज। दूसरा, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि अगर मैंगो है तो मैंगो का ऑर्डर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ मैंगो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ व्हीट। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाएगा, और मैच द फॉलोइंग तो आपने देखी हुई है। तो फटाफट इसको रिकॉल कर लो बेटा। अगर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है मैन यानी ह्यूमन बींग, है ना, एक एक करके हम देखेंगे। तो 2 एनिमल दिए हुए हैं इस चार्ट में और 2 प्लांट दिए हुए हैं। मैं याद भी इसको ऐसे ही करवाती हूँ। मैन आ गया आपके पास, ह्यूमन बींग, हम लोग होमोसेपियंस है, ये बात हमको पता है। तो जीनस अपने आप होमो हो गया, सेपियंस आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। फैमिली ह्यूमंस की होमिनिडी है। फैमिली क्या है, ह्यूमंस की होमिनिडी है। अब उल्टा आ जाओ, फैमिली तक आपने कर लिया, अब उल्टा आ जाओ। हमारा डिवीजन, हमारा फाइलम क्या, कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं हम, कॉर्डेट्स। कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं हम, कॉर्डेट्स, ये हमको पता है। कॉर्डेट्स में हमारी क्लास क्या है, मैमेलिया, और हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। अब ये चीजें हमें ऑलरेडी एनिमल किंगडम से आती हैं कि हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लास मैमेलिया की ऑर्डर प्राइमेट्स में आते हैं, है ना। और ह्यूमन है तो फैमिली होमिनिडी। इजी है याद करना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर देखो आपके पास क्या आ रही है, हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई को क्या कहते हैं हम, मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका। तो जीनस क्या हो गया, मस्का। डोमेस्टिका क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली पूछेंगे तो मसीडी। ह्यूमन की होमिनिडी, आपकी हाउस फ्लाई यानी मस्का की मसीडी। सीधा है याद करना इसको, इजी है याद करना इसको। अब वापस पीछे से आ जाओ। मक्खी है हाउस फ्लाई, इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा में आएगी। तो फाइलम क्या है आपके पास, आर्थ्रोपोडा। फाइलम के अंदर अब मक्खी है तो इंसेक्ट है, तो क्लास क्या है आपके पास, इंसेक्टा। क्लास क्या है आपके पास, इंसेक्टा। उस क्लास में ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। उस क्लास में ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। हो गया रिवाइज हमको। अब जरा प्लांट्स देख लो। प्लांट्स में एक एग्जांपल दे रखा है आपको मैंगो का, एक एग्जांपल दे रखा है आपको व्हीट का। मैंगो की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है मैंगो को क्या कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। ये नाम तो थ्योरी में भी हमने बहुत बार देख लिया, है ना। व्हीट को क्या कहते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम। व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है। जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, और जीनस का लेटर, जीनस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन करते हो, है ना, इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। ठीक है। तो मैंगो हो गया मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा है तो मैंजीफेरा जीनस हो जाएगा आपके पास। फैमिली क्या है इसकी, एनाकार्डिएसी। और वीट में बेटा मैं बच्चों को हमेशा याद करवाती हूँ कि वीट के साथ ना एक वर्ड याद रखना, पो। ये जो पो वर्ड है ना, ये वीट का होता है। ठीक है। अब जैसे अगर आप वीट की बात करो तो वीट के अंदर फैमिली देखो, पोएसी। वीट के अंदर ऑर्डर देखो, पोएल्स। एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, आंसर लाना इजी हो जाएगा। मैंगो में देखो, अब मैंगो की फैमिली क्या है आपके पास, एनाकार्डिएसी, और ऑर्डर क्या है, सेपिडेल्स। ये आपको थोड़ा अलग से याद रखना है। वीट का तो इजी है, वीट की फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, इजी हो गया। मैंगो का आपके पास फैमिली है एनाकार्डिएसी और ऑर्डर है आपके पास सेपिडेल्स। ठीक है। अब उल्टा आ जाओ, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। मैंगो हो या वीट, दोनों कौन से डिवीजन को बिलोंग कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। दोनों कौन से डिवीजन को बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, डाइकोट्स होते हैं। वीट आपके पास मोनोकोट है, मोनोकोटलीडेनी को बिलोंग कर रहा है। मैंगो आपके पास डाइकोट होता है, डाइकोटलीडेनी को बिलोंग करता है। डाइकोटलीडेनी को बिलोंग करता है, क्योंकि ये आपके पास एक डाइकोट। हो गया रिवीजन।
जीनस इजी है क्योंकि वो हम नाम से ही कर सकते हैं। फैमिली देखो, फिर से देखो, ह्यूमन की होमिनिडी, मस्का की मसीडी, मैंगो की एनाकार्डेसी, वीट की पोएसी। ऑर्डर देखेंगे तो हम प्राइमेट है। हाउस फ्लाई आपके कौन से ऑर्डर में आता है? डिप्टेरा में आता है। मैंगो आता है सेपेंडेल्स में और वीट आता है पोएल्स में। हो गया सीधा सीधा यार। क्लास की अगर आप बात करोगे तो आप कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहे हो? मेमेलिया। हाउस फ्लाई किस में आएगी? इंसेक्टा। मैंगो किस में आएगा? आपके पास डाइकोट है और वीट आपके पास मोनोकोट है। वैसे ही डिवीजन हम कॉर्डेट्स में है। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा है, मैंगो एंजियोस्पर्म है और वीट भी एंजियोस्पर्म। ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक टेबल उसमें दिया हुआ एकदम स्टार्टिंग में, जहां पर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात है। वहां हमें पता है विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला क्वेश्चन, विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या बेसिस यूज किया? तो कुछ अब इस चार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहली चीज, उन्होंने क्या क्या बेसिस लिया जिसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? उन्होंने सेल टाइप देखा, उन्होंने सेल वॉल देखी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें यूज की थी। उसके सिवा रिप्रोडक्शन का मोड और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी जो थ्योरी में दे रखा है। लेकिन पहले 5 आपके पास है सेल का टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो ये कितना सिंपल है। आपको पता है 5 किंगडम है आपके पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमिलिया। 5 किंगडम है आपके पास। सेल टाइप की अगर मैं बात करूं तो इकलौता आपका मोनेरा ही प्रोकैरियोट होता है, बाकी सब यूकैरियोट है। बाकी सब यूकैरियोट है, ये हमको पता है। फिर अगर आप देखोगे सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट है, तो एक इकलौता आपका एनिमल होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, बाकी सारी किंगडम के मेंबर्स के पास आपको सेल वॉल मिलती है। मोनेरा आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल स्पेसिफिकली आप पढ़ते हो पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड इक्वेशन हमने बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में किया है। स्पेसिफिक क्या वर्ड यूज करते हो बेटा इनकी सेल वॉल के लिए? पेप्टिडोग्लाइकेन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। प्रोटिस्टा में लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम, क्योंकि आप जानते हो आपके यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है ना, आपके स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं है, तो इसलिए लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम। ठीक है। फंगस में तो कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई। प्लांट में हम जानते हैं सेल्यूलोज की बनी हुई है। एल्गी के पास भी सेल्यूलोज है और बाकी प्लांट सेल के पास भी सेल्यूलोज है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। कर लिया क्लासिफिकेशन। तीसरा टाइप हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना। फिर से वही बात, इकलौते आपके प्रोकैरियोट हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सब के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बाकी सब यूकैरियोट हैं, बाकी सब के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। फिर देखोगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा आपका मोनेरा यूनिसेल्युलर होता है, आपका प्रोटिस्टा यूकैरियोट यूनिसेल्युलर होता है। पढ़ते हो ना आप, प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट यूनिसेल्युलर। इसीलिए ये दोनों सेल्यूलर हैं, बाकी आपको टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लूज टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गन है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। लास्ट आपके पास आ रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस तरीके से उनका न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है। मोनेरा को लेकर एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको किस में मिलती है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको किस में मिलती है? तो बैक्टीरिया में मिलती है। क्यों? क्योंकि आप वेराइटी देखो बेटा एक बार। ऑटोट्रॉफ है, खाना खुद बनाना जानते हैं, बिल्कुल। ऑटोट्रॉफ में भी ये दो तरीके के हैं। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है जैसे आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बना सकते हैं ग्रीन बैक्टीरिया। ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको यहां मिलती है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको यहां मिलती है। फिर आपके पास क्या है प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा आपके पास ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और आपके पास हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं, पर उनकी वैरायटी बैक्टीरिया जितनी नहीं होती। ऑटोट्रॉफ भी है और आपके पास हेट्रोट्रॉफ भी है। यूग्लिना ऑटोट्रॉफ भी है और आपके पास हेट्रोट्रॉफ भी है। मेजर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस भी इसके अंदर आ रहे हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉफ भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है। फंगस आपके सीधा सीधा ढीठ होते हैं, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। इनके हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। डेड एंड डिकेइंग पे भी डिपेंड कर सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। प्लांट आपके ऑटोट्रॉफी की क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी ऐसी किंगडम है जो एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक है ना, जिसके सारे मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक है और अपना खाना खुद बनाना आता है? तो वो आपके पास प्लांट है। और हम एनिमल्स, हम भी हेट्रोट्रॉफ हैं, किसी और पे डिपेंडेंट है अपना खाने के लिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। पूरा टेबल आपने रिवाइज कर लिया। अब कोई भी चीज किसी भी वे में आपसे पूछी जाए, ये वाला पर्टिकुलर रो जो आपको दिखाई दे रही है, इससे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा न्यूट्रिशन है,
है ना, एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफ कौन है, एनिमल्स अगर हेट्रोट्रॉफ है तो कौन कौन सी न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजों में जैसे सेल वॉल से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग भी बन सकते हैं, तो एक और टेबल हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अगले चैप्टर पे चलो, थर्ड चैप्टर आपको मिलता है क्या, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में भी आपके पास एक टेबल है स्टार्टिंग में एल्गी में, आप 3 तरीके के एल्गी पढ़ते हो, ग्रीन एल्गी पढ़ते हो, ब्राउन एल्गी पढ़ते हो, रेड एल्गी पढ़ते हो, है ना, उनके कुछ क्लासिफिकेशन को लेकर भी एक टेबल स्टार्टिंग में आपके पास दिया हुआ है। क्लोरोफाइसी क्या है आपके पास, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हो, फियोफाइसी, रेड एल्गी को क्या बोलते हो, रोडोफाइसी। तो ये चीज तो हो गई डन, क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी क्या है, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी। अच्छा पिगमेंट्स, पिगमेंट्स बहुत सिंपल है बेटा, ग्रीन ब्राउन रेड पे अगर आप जाओगे तो ABACAD, तो ग्रीन के अंदर मेजर पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ठीक है। फिर आता है स्टोर्ड फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन है। ग्रीन एल्गी में बेटा लिखा हुआ है कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के है जिसमें ये फूड स्टोर करते हैं, उन पायरिनोइड्स में स्टार्च भी और प्रोटीन भी। अब यहाँ पर इन्होंने आपको स्टोर फूड स्टार्च लिख दिया, पर आप पायरिनोइड्स नाम जरूर याद रखोगे, पायरिनोइड्स की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, पायरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, जिसमें स्टार्च भी है, जिसमें प्रोटीन भी है, ठीक है। ब्राउन एल्गी की अगर आप बात करोगे तो इनके अंदर क्या आता है, लेमिनारिन एंड मैनिटोल, लेमिनेरिया इनका एक एग्जाम्पल भी है, और ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेमिनारिन। तो याद रखना है इनके पास कौन कौन सी फॉर्म में फूड स्टोर है, लेमिनारिन, लेमिनारिन प्लस मैनिटोल, लेमिनारिन प्लस मैनिटोल। उसके बाद देखो बेटा आपके पास आता है ब्राउन एल्गी, तो रेड एल्गी, तो रेड एल्गी के पास फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लोरिडियन स्टार्च पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, तो ये स्ट्रक्चरली अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन, ये स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन, ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद आ रही है बेटा आपके पास सेल वॉल। अब सेल वॉल तीनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, ग्रीन एल्गी की सेल वॉल आपके पास सेल्यूलोज की बनी है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्गिन की बनी है। एल्गिन क्या है, आपका हाइड्रोकोलॉइड है, जो ब्राउन एल्गी बनाता है और अपनी सेल वॉल के बाहर ही उसको सिक्रीट करता है, तो उनके पास ये एल्गिन प्रेजेंट है जो एक हाइड्रोकोलॉइड है, ठीक है। अगर मैं रोडोफाइसी की सेल वॉल की बात करूं तो सेल्यूलोज मिलेगा आपको, सेल्यूलोज मिलेगा आपको, ऑफकोर्स पेक्टिन मिलेगा आपको, पेक्टिन मिलेगा आपको, और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, क्या क्या याद रखना है, पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। तो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज और एल्गिन है, और रोडोफाइसी में सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर है। अच्छा फ्लैजिला, फ्लैजिला का क्वेश्चन हमने बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन में किया था। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल है लेकिन एपिकली प्रेजेंट है। पियोफाइसी में सिर्फ 2 फ्लैजिला है, अनइक्वल है और लेटरली प्रेजेंट है। रेड एल्गी में किसी भी स्ट्रक्चर में, गैमेट में, कभी भी लाइफ साइकिल में इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता किसी भी फॉर्म में, तो ऑलवेज एब्सेंट, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है हैबिटेट। अब हैबिटेट को अगर आप देखोगे बेटा तो ये तीनों आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं और सॉल्ट वाटर में भी मिल रहे हैं, है एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में भी मिलेंगे, तीनों। पियोफाइसी फ्रेश वाटर में थोड़े आपके पास रेयर हो जाते हैं और ये भी आपको कम मिलते हैं, बाकी ये तीनों जो है आपको फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सोल्ट वाटर में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोर्ड फूड, इस पे क्वेश्चन आने का चांस है, पिगमेंट पे भी और फ्लैजिला पे भी, इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखो जरा, एनिमल किंगडम पे आ गए हम। एनिमल किंगडम में वैसे इतने एग्जाम्पल से याद करने को तो टेबल्स जो है थोड़े से कम दिए हुए हैं आपको। एक टेबल आपके पास है जहां पर आपको कोऑर्डिनेट शुरू होता है, आप पूरा नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ चुके होते हो, तो उस कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस या कंपैरिजन करने का एक टेबल आपके पास है ना, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ कोऑर्डिनेट में होते हैं, तो ये जो फीचर्स हैं ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कोऑर्डिनेट को नॉन कोऑर्डिनेट से। किसी भी कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कहते क्यों है, क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और नोटोकॉर्ड और नॉन कोऑर्डिनेट के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, एब्सेंट होता है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, नर्वस सिस्टम का, है ना। अच्छा कोऑर्डिनेट्स के पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनकी नर्व कोड कैसे होती है, डोर्सल, हमारी डोर्सल ही प्रेजेंट है, होलो और सिंगल, डोर्सल, होलो और सिंगल। नॉन कोऑर्डिनेट के पास अगर नर्व कोड प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो वो आगे की तरफ होगी, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर लिख देती हूँ बेटा, हमारी नर्व कोड कैसी है, डोर्सल, होलो, सिंगल। नॉन कोऑर्डिनेट्स की कैसी होती है, वेंट्रल, सॉलिड, डबल। फिर आपके पास क्या है, फेरिंग्स, हमारे पास गिल स्लेट प्रेजेंट है, नॉन कोऑर्डिनेट्स के पास एब्सेंट है। फिर किसकी बात हो रही है, हार्ट की, हार्ट,
हार्ट पहली बात तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मेजरली प्रेजेंट है, हार्ट बहुत कम होता है नॉन कॉर्डेट्स में। अगर होता है नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट, तो भी वो कैसा होगा, पीछे की तरफ होगा, डोर्सल होगा, इफ प्रेजेंट अगर होगा तो। हमारे अंदर दिल कहाँ धड़कता है, सामने की तरफ, तो हमारा हार्ट कैसा है, वेंट्रल, हमारा हार्ट कैसा है, वेंट्रल। अच्छा फिर पोस्ट एनल टेल, कोडेट्स के पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट्स के पास पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है ना। हमारे पास पोस्ट एनल टेल है किसी ना किसी लाइफ स्टेज में, और नॉन कोडेट्स के पास एब्सेंट होती है। ठीक है, ये तो सिंपल है क्योंकि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक कोडेट्स के पास होते हैं, नॉन कोडेट्स के पास नहीं होते। बहुत बार पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कोडेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन कोडेट्स करके, और ये सारे पॉइंट्स वहां पर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखोगे, आगे देखोगे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अब देखो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इतने ज्यादा टेबल्स आपको वहां पर नहीं मिल रहे हैं, टिश्यू में भी आपको टेबल्स नहीं मिल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स में आपको खूब टेबल्स मिलते हैं याद करने को, क्योंकि यहाँ पे डेटा है याद करने को, है ना, यहाँ पे डेटा है आपके पास याद करने को। अच्छा, सबसे पहले जब आप बायोमोलिक्यूल शुरू करते हो तो बात ही आती है कि ह्यूमन बॉडी में, बात ही आती है आपके पास कि ह्यूमन बॉडी में, एक सेकेंड बेटा, कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना। और हमने देखा जब हमने एनालिसिस किया कि जो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, सिमिलर एलिमेंट्स आपके पास अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब उनका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कहाँ डिफरेंस मिल रहा है, सिमिलर है बट कुछ कुछ एलिमेंट्स का डिफरेंस है, वो हमको यहाँ पर स्टडी करना होता है। ये जो कॉलम दे रखा है ये अर्थ क्रस्ट का दे रखा है, ये जो कॉलम दे रखा है ये ह्यूमन बॉडी का दे रखा है। ठीक है, एक कॉलम अर्थ क्रस्ट का दे रखा है, एक कॉलम ह्यूमन बॉडी का आपको दे रखा है। अब क्या क्या आपको याद रखना है, जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन याद रखना ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होगा, अर्थ क्रस्ट में कम होगा, है ना। यहाँ पर ये कितना है, 65.0, 65.0। बच्चे एक बात याद रखना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, डायरेक्ट डेटा आपसे नहीं पूछा है कि कितना परसेंट आपके वेट का कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, नहीं। क्वेश्चन आता है हमेशा कंपैरिजन में, क्या आपकी बॉडी में ज्यादा है, क्या अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो अगर आप CHO की बात करोगे, अगर आप CHO की बात करोगे तो CHO हमारी बॉडी में ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, कंपैरेटिवली अर्थ क्रस्ट में कम है। फिर एक चीज आपको दिखेगी विच इज सिलिकन, सिलिकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सिलिकन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपकी अर्थ क्रस्ट में है अच्छे खासे अमाउंट में 27.7, पर आपकी बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है बट अर्थ क्रस्ट में अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, वो आपके पास सिलिकन आता है। फिर वही चीज उल्टे वे में पूछी जाती है नाइट्रोजन के लिए, कि नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, इनफ अमाउंट में आपके कंपोनेंट्स बनते हैं नाइट्रोजन के, लेकिन अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पास कि अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है ना। फिर आप कुछ और एलिमेंट्स का देखोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर नहीं प्रेजेंट है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की फॉर्म में आपकी बॉडी में है, जैसे सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर कैल्शियम 3.6 है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि देखो 2.8, 3.6, 2.1, और यहाँ देखो 0.2, 1.5 और 0.1, यानी कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, आपकी ह्यूमन बॉडी में कम है ना। और वहीं वहीं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है। तो जहां हमने इसको मार्क किया था, इनको हम अपोजिट मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों वो एलिमेंट्स हो गए आपके पास जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है और आपकी बॉडी में कम है। और सल्फर भी आपके पास थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0.3 और अर्थ क्रस्ट में 0.03। तो मैंने आपको एक और चीज बता दी बेटा यहाँ पे कि बहुत ज्यादा आपको एक एक डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी कंपैरिजन में ही पूछा जाता है, क्वेश्चन कंपैरिजन में ही पूछा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर आप देखेंगे तो वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। सिलिकॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट में नेग्लिजिबल है, ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है, और अर्थ क्रस्ट में अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है। वहीं अगर आप क्या देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे, तो नाइट्रोजन ह्यूमन अर्थ क्रस्ट में तो बहुत कम है और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे चले, चलो आगे देखो जरा, आपके पास क्या है, टेबल 9.2। अब ये फिर से बायोमोलिक्यूल्स में है। तो बायोमोलिक्यूल्स में जब आप लिविंग टिश्यू देख रहे हो तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपके पास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। इन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की है कि क्या क्या आपके पास प्रेजेंट है। सोडियम है आपकी बॉडी में, पोटेशियम है आपकी बॉडी में, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पानी है ऑफकोर्स, और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फोस्फेट और सल्फेट। यहाँ पोटेशियम है, मैं पोटेशियम लिख देती हूँ, ठीक है।
अब इसमें क्या बात आएगी ज्यादा से ज्यादा कि इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है ना। तो हमें पता है सिलिकॉन नहीं है हमारे पास, लेकिन सोडियम है, सोडियम पोटेशियम के पंप है, याद है आपको सोडियम पोटेशियम पंप है। कैल्शियम तो बहुत जगह प्रेजेंट है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, ईआर के अंदर आपके पास स्टोर्ड कैल्शियम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कैल्शियम मिडिल लेमिला में प्रेजेंट है, कैल्शियम बोन में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम मेटल आयन एक्टिवेटर है आपके बहुत सारे एंजाइम्स का, क्लोरोफिल में प्रेजेंट है ना। तो मैग्नीशियम आपके पास है। आपकी बॉडी वाटर की ही बनी हुई है, वाटर तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है। फिर सॉल्ट्स हैं NaCl जैसी, कैल्शियम कार्बोनेट, फोस्फेट और सल्फेट, ये सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ बस आपको नाम याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वाटर और कुछ सॉल्ट्स आपके पास प्रेजेंट है। आगे देखोगे बेटा तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का चार्ट दिखेगा आपको, है ना। दो तरीके के मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आपके ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन है, जैसे शुगर है ना, न्यूक्लिक एसिड्स है, जिनका फंक्शन हमें पता है, जिसका फिक्स्ड फंक्शन हमें पता है। उसके सिवा कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपकी बॉडी में होते हैं जिनका फिक्स्ड फंक्शन हमको नहीं पता, जैसे कि इनमें क्या आते हैं, पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपके पास ज़ैंथोफिल आ गया, जैसे आपके पास ज़ैंथोफिल आ गया, ठीक है। उसके सिवा एनसीईआरटी क्या लिखती है, एंथोसाइनिन। आपको पता है एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। एंथोसाइनिन वन ऑफ द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का एग्जांपल है, जो आपके नीट के सिलेबस में आपको याद रखना है। ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। फिर आपको दिख रहे हैं जी एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में आपके पास क्या है, मॉर्फिन और कोडीन, जो आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हैं, वो एल्कलॉइड्स हैं। फिर आपको दिख रहे हैं टर्पिनॉइड्स, नाम से समझ जाओ टर्पिनॉइड्स है तो आपके पास मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ये हो गए। फिर आपके पास आ रहे असेंशियल ऑयल। असेंशियल ऑयल का एनसीईआरटी एक ही एग्जाम्पल देती है, लेमन ग्रास ऑयल। एक ही एग्जाम्पल आपको देती है, लेमन ग्रास ऑयल। फिर आपके पास क्या आ रहे हैं, टॉक्सिन्स। कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एब्रिन और राइजिन, टॉक्सिन्स हो गए। लेक्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, ये आपके पास पीवाईक्यू में आया है। और क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास पीवाईक्यू में आया बेटा, तो बाकी इस बार पूछे जाने के चांसेस है। दिक्कत क्या होती है, लेक्टिन में हम कहाँ कंफ्यूज हुए थे, लेसिथिन से कंफ्यूज हुए थे। इस चैप्टर के एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं फोस्फोलिपिड, और फोस्फोलिपिड का एक एग्जांपल हमको दे रखा है लेसिथिन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में होता है, जबकि लेक्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो आपके पास कॉनकेनावेलिन ए है ना, जिसका एग्जांपल आपके पास कॉनकेनावेलिन ए दे रखा है। तो ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये फोस्फोलिपिड नहीं है ना। तो उसी तरीके से बेटा अलग अलग याद रखना हमें इन चीजों को। फिर कुछ आपको ड्रग्स दिए हुए हैं, जैसे कि विनब्लास्टिन, जैसे कि करक्यूमिन एटसेट्रा। और फिर आपके पास आ रहे हैं कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, जैसे रबर, जैसे गम, है ना। कमर्शियली इंपॉर्टेंट आ जाएंगे आपके पास, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आ जाएंगे आपके पास, जैसे रबर हो गया, जैसे गम हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस टेबल में आपको क्या याद रखने हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के हैं, अलोंग विद योर नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और वहां पर एक ऑप्शन ज़ैंथोफिल होगा तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एक ऑप्शन एब्रिन होगा, राइसिन होगा। तो ये सारे नाम्स हमको याद होने चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। या फिर ये कर सकते हैं कि आपको ये दे दिया, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सम अदर कंपाउंड, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे एग्जांपल्स किस में आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। पिगमेंट्स तो इजी है बेटा, नाम से आपको याद हो गए होंगे। एल्कलॉइड्स आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़े हैं, मॉर्फिन और कोडीन। लेक्टिन तो क्योंकि पीवाईक्यू में बहुत बार हमने देखा है, कॉनकेनावेलिन ए। ऑयल आपके पास एक ही ऑयल आ रहा है, लेमन ग्रास ऑयल। यहाँ नाम में टर्पीन है, यहाँ नाम में टर्पीन है, आप मैच कर लोगे। ड्रग्स हमें पता है, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हम जानते हो, 2 टॉक्सिन आपको याद करने, एप्रिन और राइसिन। 2-3 बार भी देखोगे ना, दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चार्ट बायोमोलिक्यूल का, तो चौथे हम लोग 4th चार्ट पर है, 4th टेबल पर है बायोमोलिक्यूल्स के। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डेटा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया जी, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, मतलब अगर आप एक सेल उठा के देखो तो एक सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसकी कॉम्पोजिशन की बात की हुई है। तो बेटा याद रखना, आपको सबसे ज्यादा किसी भी सेल में वाटर होता है, 70 to 90% किसी भी सेल में। तो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, किसी भी सेल में सबसे ज्यादा वाटर होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर उस सेल में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के प्रोटीन, सिक्रिटरी प्रोटीन्स हैं, स्टोर प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट है। तो 10 to 15% क्या होता है फिर, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, 5 to 7% किसी भी सेल में। फिर बाकी का डीएनए आरएनए जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड है। फिर 4th नंबर पे आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट, 3%।
5th नंबर पे आपके पास आता है लिपिड 2% और सबसे कम आपके पास होते हैं आयंस जो कि 6th नंबर पे आते हैं। अब इससे दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपोनेंट कितने परसेंट में है, दूसरा आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि कौन ज्यादा है कौन कम, इनका सीक्वेंस अरेंज करो। तो बेटा सीक्वेंस तो खास कर याद करना कि सबसे ज्यादा किसी भी सेल में वाटर होगा, वाटर के बाद उस सेल के अंदर प्रोटीन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स ऑफ कोर्स सारा जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी सेल का वो प्रोटीन से आता है, तो प्रोटीन होगा। प्रोटीन के बाद आपके पास न्यूक्लिक एसिड होगा, फिर शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड और सबसे कम आपके पास आयंस होंगे। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। 70 to 90% पानी है, फिर प्रोटीन है 10 to 15%, फिर न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%, फिर 3%, 2% और 1%। याद कर लेंगे हम, इतना हम याद रख सकते हैं, इतना हम आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। अब हम आ गए हैं जी आगे। ये चार्ट भी अगेन, ये टेबल भी अगेन आपके एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ही दे रखा है। आपको कुछ प्रोटीन्स बताएं और प्रोटीन्स के फंक्शन बताएं। आप देखो ना, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है किसी भी सेल में और किसी भी बॉडी में, और उस हर प्रोटीन का अपना एक अलग फंक्शन होता है, तो मल्टी फंक्शन है प्रोटीन आपके पास। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे कोलेजन, जो कि मोस्ट अबंडेंट है आपकी एनिमल बॉडी में कोलेजन, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आपके बायोस्फीयर का रुबिस्को। ये याद रखना बेटा, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर का रुबिस्को। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये क्वेश्चन हम चीट कोड में भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर कोलेजन। अब कोलेजन क्या है जी, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, इसको हम यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। क्या है कोलेजन आपके पास, ये इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं, कोलेजन के फाइबर होते हैं, तो दो सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड टिश्यू है, फाइबर का बना है, कोलेजन का बना हुआ है। तो ये इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है, कुछ हमें नया नहीं याद करना पड़ा, ठीक है। फिर हमारे पास आया ट्रिप्सिन। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम पढ़ के आए हैं इंटेस्टाइन का। तो ट्रिप्सिन हमको पता है एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, हम वहीं पर इसको पढ़कर आए हैं कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है ना। रिलेट करो बेटा सारे चैप्टर्स को, तो मुश्किल नहीं लगेगा। फिर जैसे आपके पास आ रहा है इंसुलिन। अब इंसुलिन आप केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वहां पर पढ़कर आए हो। इंसुलिन आपके पैनक्रियास से रिलीज होता है, आपने अगेन इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है। आपका पैनक्रियास हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो एंजाइम भी बनाता है, वो हार्मोन भी बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है, यानी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करने का काम करता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। तो ट्रिप्सिन जैसे एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, यानी हमें पता क्या चला कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्राउंड सब्सटेंस भी बना सकते हैं, वो एंजाइम भी हो सकते हैं, वो हार्मोन भी हो सकते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, हमको पता चल गया। और कौन सा हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, बढ़िया। फिर हमें पता चला कि हमारा एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के बने होते हैं। बिल्कुल बेटा, जो जो आपको अटैक कर रहा है पैथोजन, है ना, उसमें जो आपका इन्फेक्शियस एजेंट है एंटीजन, वो भी प्रोटीनेशियस होता है, और उसके लिए जो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, फाइटिंग इन्फेक्शियस एजेंट। क्या करती है एंटीबॉडी, दे फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, दे फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो वो एंटीबॉडी का काम हो गया। फिर आपके पास आ रहा है रिसेप्टर। अलग अलग स्टिमुलस के लिए आपकी बॉडी के पास अलग अलग रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर चाहे स्मेल का है, चाहे टेस्ट का है, चाहे किसी हार्मोन का है, वो भी प्रोटीन का बना होता है। एक और फंक्शन आपने देखा। फिर जैसे ग्लटफोर्ड, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है ना, आपको किसी सेल के अंदर किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो सेल में कुछ प्रोटीन्स, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। उसी का एक एग्जांपल आपके पास ग्लटफोर होता है, जो सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ना। कोई चीज सेल के बाहर है, उसे सेल के अंदर लाना है। अब वो चीज, जो भी सब्सटेंस आप अंदर लेकर आ रहे हो, वो लिपोफिलिक नहीं है, है ना, वो लिपोफोबिक है, वो हाइड्रोफिलिक है। तो क्या करोगे, आपको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ही एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है ग्लटफोर, जो किसको सेल के अंदर एंट्री दिलवाता है, ग्लूकोज को। तो ये तो सिंपल था सॉरी, ये तो सिंपल था, क्योंकि हमने अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है तो हमने अलग अलग चैप्टर्स में इन सबके फंक्शन रिवाइज कर रखे हैं, और नहीं भी पढ़े तो यहाँ पर हमने फिर से एक बार देख लिए, ठीक है जी। आगे देखें तो फाइनली हमने बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी टेबल्स थे उनको रिवाइज कर लिया। मैं फिर से बताऊंगी बेटा, टेबल्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होता है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं सब कुछ, लेकिन उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी वाला टेबल, तो उसके अंदर बेटा कंपैरिजन से क्वेश्चन आए हुए है ना, डायरेक्ट डेटा से नहीं आए हुए। जहां डायरेक्ट डेटा की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। जो कंपोजिशन ऑफ सेल्स में आपको याद रखना है कि ठीक है 70 to 90% वाटर है, या 10 to 15% आपके पास प्रोटीन है। तो जो चीजों का कंपोजिशन आपको याद रखना है वो जरूरी है, बाकी तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो।
ठीक है। फिर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आओगे तो आपको ये एक टेबल दिखेगा। जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ते हैं, आप फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ते हैं, आप सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ते हैं, है ना। क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच में बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसमें एनर्जी लगती है, इन दोनों में एनर्जी नहीं लगती। सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्टली मेम्ब्रेन से हो जाता है। इन दोनों के लिए, इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक कैरियर, एक स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन होना चाहिए जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये चीज हमने पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है ना। फैसिलिटेटेड मतलब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको फैसिलिटी देता है, करवाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपको किसी पंप की, किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं हमसे? इनमें से किसको एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी? अभी मैंने आपको बताया सिंपल डिफ्यूजन को नहीं पड़ती, पर इन दोनों को पड़ती है, यही हमने रिवाइज किया। फिर इनमें से कौन सा हाईली सेलेक्टिव है? बेटा सेलेक्टिव तो वो होगा ना जिसके पास दरवाजा होगा। देखो, अगर ये मेम्ब्रेन है, कोई चीज सेल के बाहर है, वो सेल के अंदर आ सकती है कहीं से भी, पूरी मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करके, तो वो कभी सेलेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस सब्सटेंस को अंदर आने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत पड़े, तो ये प्रोटीन डिसाइड कर सकता है, सेलेक्टिव हो सकता है कि वो इस सब्सटेंस को आने देगा या नहीं आने देगा, या वो सिर्फ इसी सब्सटेंस को अपने अंदर आने देगा, है ना। तो जिस भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती हो, वही प्रोटीन डिसाइड करता है कि कौन से सब्सटेंस को वो अपने अंदर आने देगा। तो सेलेक्टिव वाली पावर किसके पास होगी? फैसिलिटेटेड और एक्टिव के पास होगी, लेकिन आपके सिंपल डिफ्यूजन के पास नहीं होगी, है ना। सेम चीज बेटा ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट करने का मतलब कि सारे दरवाजे भर चुके हैं, अब और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो सैचुरेट भी वही होगा जहां दरवाजे होंगे, यानी जहां कैरियर प्रोटीन होंगे। कैरियर प्रोटीन किस में है? फैसिलिटेटेड और एक्टिव में। तो सैचुरेशन भी किस में होगा? फैसिलिटेटेड और एक्टिव में, सिंपल में नहीं होगा। आपने इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन की पूरी थ्योरी रिवाइज कर ली इस टेबल से। फिर देखो अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल का मतलब होता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, लो टू हाई जाना जिसमें एनर्जी लगती है, उसको आप बोलते हो अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है। सिर्फ ये ही बेटा आपका अपहिल ट्रांसपोर्ट है, बाकी दोनों डाउनहिल होते हैं, दोनों में एनर्जी नहीं लगती। तो अपहिल वो होता है जिसमें एनर्जी लगती है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो ऑफकोर्स एटीपी किस में यूज होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लेकिन फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन में आपको एटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। हो गया ये रिवाइज। आगे देखें, आगे देखें। C3 और C4 प्लांट्स आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लांट फिजियो का दूसरा चैप्टर आ रहा है आपके पास, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा आप पढ़ते हो C3 और C4 प्लांट के बारे में, आप पढ़ते हो केल्विन साइकिल के बारे में, है ना, C3 साइकिल के बारे में, C4 साइकिल के बारे में, जिसे आप हैचिंस-लाइक पाथवे बोलते हो। तो उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अगर आपने थ्योरी में C3 और C4 प्लांट्स के अंदर होने वाली C3 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ी है तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। नहीं पढ़ी है तो अभी बहुत बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो तैयार हो, फटाफट से इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए बेटा, है ना। अच्छा, क्या आ रहा है यहाँ पे? सेल टाइप, सेल टाइप, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल। C3 प्लांट्स के पास बेटा बंडल शीथ सेल नहीं होता, उनके पास सिर्फ मीजोफिल सेल होता है, याद रखना। तो C3 के अंदर कैल्विन साइकिल कहाँ होगी? मीजोफिल में होगी, मीजोफिल में होगी। लेकिन जो आपके C4 प्लांट्स हैं उनके पास कहाँ पर आपकी कैल्विन साइकिल होगी बेटा? बंडल शीथ में। उनके मीजोफिल बाहर है जिनमें पेप्केज एंजाइम है, बंडल शीथ अंदर है जिनके पास आपका रुबिस्को एंजाइम है, वहां पर कैल्विन साइकिल होगी। तो इनके अंदर कैल्विन साइकिल कहाँ होती है? इनके बंडल शीथ में, इनके बंडल शीथ सेल्स में, ये वाले सेल्स में, ठीक है। फिर आप देखोगे सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। CO2 का फिक्सेशन करना। कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? CO2 का फिक्सेशन करना। C3 प्लांट में ये फिक्सेशन एक ही बार होता है, जो मीजोफिल में होता है। उनके पास बहुत सारे सेल नहीं है, फिर से एक ही बात बता रही हूं मैं, उनके पास बहुत सारे सेल नहीं है, उनके पास है ही मीजोफिल। लेकिन अगर आप C4 प्लांट देखोगे, उनका पहला फिक्सेशन पेप्केज कर देता है, लेकिन करता कहाँ है? मीजोफिल। करता कौन है? पेप्केज करता है, पर वो कहां पर होता है? मीजोफिल में। वो कहां पर होता है? मीजोफिल में। बढ़िया। फिर देखो कितने सेल टाइप होते हैं इन द लीफ जहां पर CO2 फिक्स हो पाएगा। फिर से वही बात, C3 के पास तो है ही ले देंगे मीजोफिल, उससे ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं, तो सारा CO2 फिक्सेशन मीजोफिल में ही होता है। C4 के पास CO2 फिक्सेशन के लिए दो तरीके के सेल्स हैं। बाहर की तरफ इनके पास मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ इनके पास बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और दोनों में CO2 फिक्सेशन हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यानी सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट किसने किया। C3 प्लांट्स में सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करता है RUBP, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। वहीं C4 प्लांट में पहला CO2 फिक्सेशन जो मीजोफिल में होता है, उसको रिसीव करने के लिए जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है आपके पास PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप्केज ये काम करता है, PEP को OAA में कन्वर्ट करता है। रिवाइज हो गया ना, रिवाइज हो गया यहाँ पे। फिर देखो कितने कार्बन हैं इस प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में, यानी RUBP के पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन का बना होता है बेटा, ये 5 कार्बन का। वही PEP कितने कार्बन का बना होता है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का बना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, मतलब अगर ये वाला जो कंपाउंड है इसका आपने CO2 फिक्स कर दिया तो क्या बनता है, पहला प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है। C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के, और PEP में CO2 ऐड होकर ऑक्सैलो एसिटेट बनता है। अभी मैंने आपको बताया, वो पूरा रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यानी PGA कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का होता है। ऑक्सैलो एसिटेट कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, ठीक है। अच्छा, क्या इस प्लांट के पास रुबिस्को है, क्या C3 प्लांट्स के पास रुबिस्को है, बिल्कुल है जी। क्या C4 प्लांट्स के पास रुबिस्को है, बिल्कुल है, पर मीजोफिल में नहीं है, बंडल शीट में है, पर है, रुबिस्को है। अच्छा, क्या इस प्लांट के पास पेप्केज एंजाइम है, C3 के पास पेप्केज एंजाइम नहीं होता, लेकिन C4 के पास इनके मीजोफिल सेल्स में पेप्केज एंजाइम होता है जो पहला CO2 फिक्सेशन करता है, जो पहला CO2 फिक्सेशन करता है। क्या कौन से सेल के पास रुबिस्को है, विच सेल हैज रुबिस्को। तो C3 के अंदर तो मैंने आपको फिर से बता रही हूँ बेटा, एक ही सेल है मीजोफिल, उसी के पास रुबिस्को है, किसी और के पास, इनके पास रुबिस्को नहीं है। C4 के पास रुबिस्को होता है, लेकिन उनके पास जो रुबिस्को है वो बंडल शीट में है, उनके पास जो रुबिस्को है वो बंडल शीट में है, ठीक है। अच्छा जी, फिर CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। CO2 फिक्सेशन करना है मतलब आपको C3 साइकिल चलानी है, ये समझ लो। CO2 फिक्सेशन आपको करना है, कार्बोक्सिलेशन करना है। हाई लाइट कंडीशन, हाई लाइट कंडीशन में बेटा फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं, हाई लाइट कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस है तो बहुत हाई तो CO2 फिक्सेशन हो नहीं पाएगा कि हम बोले हाई, बहुत लो भी नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, मीडियम होने के चांसेस है, मीडियम होने के चांसेस है, ठीक है। वही C4 को अगर मैं हाईलाइट कंडीशन दे दूं तो इनमें तो फोटो रेस्पिरेशन कभी होता ही नहीं, और आप लाइट बढ़ा दोगे तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा। तो C4 में उल्टा इस केस में आपको एकदम हाई फिक्सेशन रेट मिलेगा, हाई फिक्सेशन रेट मिलेगा। फिर देखो, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है बेटा तो इतना ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है ना, लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है। और C4 में तो वैसे ही फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो नेग्लिजिबल, उनके पास तो वैसे ही नहीं होता तो नेग्लिजिबल। फिर देखो, फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी पे, हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है C3 प्लांट्स में, वेरी हाई, वेरी हाई। लेकिन C4 में कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो इधर तो सीधा सीधा आप लिख दोगे नेग्लिजिबल। फिर क्या पूछ रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, जब CO2 कंसेंट्रेशन कम हो तभी तो ऑक्सीजन आता है, तभी तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है आपका रुबिस्को एंजाइम, तब भी वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, C2 साइकिल चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल C4 प्लांट में नहीं चलती, तो फिर से क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो C4 की दिक्कत नहीं है, वहां नेग्लिजिबल ये फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, हाई CO2 कंसेंट्रेशन पे फोटो रेस्पिरेशन, अब क्योंकि हाई CO2 कंसेंट्रेशन है तो चांसेस कम है फोटो रेस्पिरेशन होने के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, और यहाँ तो हमेशा ही नेग्लिजिबल क्योंकि इनके पास तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं। फिर बता रहे हैं टेम्परेचर ऑप्टिमम, तो बेटा आपके C3 प्लांट्स थोड़े कम टेम्परेचर पर काम करते हैं, जैसे कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेट रीजन वाले हो जाते हैं। और जो आपके C4 है वो हाई टेम्परेचर कंडीशन पर काम कर लेते हैं, 30 to 40 ट्रॉपिकल टेम्परेचर वाले, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपसे पूछे तो कौन से एग्जाम्पल C3 के लिए लिखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे वीट हो गया, जैसे राइस हो गया। और C4 को हम किस ट्रिक से याद करते हैं, C4 के प्लांट्स को, मास, मास, M से आएगा मेज, A से आएगा एमरेंथस, एक S से आएगा शुगर केन, और दूसरे S से आएगा सोरघम। क्या आएगा बेटा, सोरघम। तो ये 4 एग्जाम्पल आपके पास आते हैं C4 के, याद रखना, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो मास से, मेज, एमरेंथस, शुगर केन, सोरघम, और इधर आपके पास आएगा वीट और राइस। तो पूरा अपने C3 और C4 प्लांट्स का एकदम बैलेंस शीट यहाँ पर रिवाइज कर लिया,
ठीक है। फिर हम आ गए ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास पहला चैप्टर आ रहा है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में आपको एक टेबल दिखेगा कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट किसको एब्जॉर्ब करता है। डाइजेशन होने के बाद आपको एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है ना। तो अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ जो है, कुछ ड्रग्स जो इसके टच में आते हैं, माउथ के म्यूकोजा में टच में आते हैं, लोअर साइड ऑफ टंग से वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सीधा वहां पे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? वाटर, एल्कोहल एंड सिंपल शुगर। एल्कोहल एंड सिंपल शुगर, तीन चीजों का नाम दे रखा है एनसीईआरटी ने। वाटर, एल्कोहल, सिंपल शुगर एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे बेसिकली तीन चीजें, कुछ सिंपल शुगर, वाटर और एल्कोहल मेजरली। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, इस पे क्वेश्चन कई बार आया है। ये आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्सॉर्प्शन का। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, जेजेनम में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है। तो प्राइमरी ऑर्गन ये है आपके पास एब्सॉर्प्शन का। क्या क्या एब्सॉर्प्शन हो जाएगा इसमें? डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डाइजेशन, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है, सबका एब्सॉर्प्शन यहाँ पर म्यूकोसा से होगा और फिर ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फ के अंदर इनका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप बात करोगे तो मेजरली वाटर, कुछ मिनरल्स, कुछ ड्रग्स। देखो माउथ में भी ड्रग्स हो गया, स्टमक में वाटर, एल्कोहल और सिंपल शुगर, लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर है, ड्रग्स है, मिनरल्स है, बाकी सारा मेजर एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। कर लिया हमने डिवाइस, सिंपल था। छोटी छोटी चीजें माउथ, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में, मेजरली सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या आएगा क्वेश्चन? यही आएगा बेटा कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, कौन सा है जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, कौन सा है जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो वाटर, सिंपल शुगर, एल्कोहल ये स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना। वाटर, मिनरल्स, ड्रग्स ये लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं और बाकी आपने देखा माउथ में कुछ ड्रग्स आपके पास। फिर देखो आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पार्ट्स में कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, कितना पार्शियल प्रेशर CO2 का प्रेजेंट है उस एयर में, है ना। वो एयर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 और O2 गैसेस प्रेजेंट है, तो दोनों अलग अलग गैसेस का कितना पार्शियल प्रेशर है आपसे पूछ रहे हैं। शुरुआत की बेटा कहाँ से? एटमॉस्फेरिक एयर से। जब हवा एकदम एटमॉस्फेयर वाली हवा की हम लोग बात करें, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है 159, CO2 का कम है 0.3। फिर वो आप इनहेल करोगे, एल्वियोलस में आएगी। एल्वियोली में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का थोड़ा कम हो जाएगा और कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर 104। CO2 का कितना हो जाएगा? 40। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का थोड़ा और कम हो जाएगा 95। CO2 कितना रहेगा? 40। फिर आप ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन कराओगे सेल्स और टिश्यूज पे। टिश्यू के अंदर जब आप देखोगे तो ऑक्सीजन यूज हो चुका है वहां पे, है ना, तो ऑक्सीजन कम है 40, CO2 ज्यादा है 45। अब आप क्या करोगे? सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन दोगे, उनसे CO2 आप ले लोगे। इसीलिए अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें O2 बहुत कम है, क्योंकि आपने CO2 ले लिया, O2 तो सारा दे दिया, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है 40 और CO2 का ज्यादा है 45। डिफरेंस समझ में आया बेटा? पहले सिर्फ O2 देखो, O2 एटमॉस्फेरिक एयर में 159 था, एल्वियोलस में 104 था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 था। अब टिश्यू के अंदर बहुत कम था 40, तो आपने टिश्यू को दे दिया, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम रह गया, यानी कि 40 ही रह गया, वो टिश्यू जितना बराबर रह जाएगा। अब CO2 देखो, CO2 एटमॉस्फेयर में कम है 0.3, एल्वियोलस में कितना पार्शियल प्रेशर है उसका? 40। एल्वियोलस में कितना पार्शियल प्रेशर है उसका? 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितना है? 40। टिश्यू के अंदर हमने देखा CO2 बहुत ज्यादा है 45, है ना, तो वो CO2 आपने ले लिया, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर बढ़ गया 45। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलस इज मोर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप बोलोगे यस। या अगर आपको बोला जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलस इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो नो। तो स्टेटमेंट येस और नो बताने के लिए आपको ये डेटा, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, वहां पर ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स के लिए टेबल इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। हमने बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए, है ना, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटा। डायग्राम में भी इनफैक्ट हमने पार्शियल प्रेशर की बात दोबारा से की थी, ठीक है जी। आगे अगर आप देखोगे तो अगला चैप्टर आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पर ब्लड ग्रुप की बात की है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर आपको पता है 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। कैसे आप किसी का ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हो कि उसकी आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप O।
जो एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट होता है वो तो उसका ब्लड ग्रुप बनाता है और उसके अगेंस्ट, दूसरे ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। यानी कि वो इंसान जिनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, उनके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी है। इसीलिए कभी भी बी ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता ए ब्लड ग्रुप वाले को। बी ब्लड ग्रुप का इंसान कभी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड चाहिए तो या तो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला ही डोनेट कर पाएगा या ओ, क्योंकि ओ हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है। ये जब ब्लड देता है किसी भी रिसीवर को, किसी भी रेसिपिएंट को, तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है तो वो किसी को भी दे सकता है ब्लड, तो इसलिए आप उसको क्या बोलते हो, यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। वहीं देखो, अगर बी एंटीजन है आरबीसी पर तो वो बी ब्लड ग्रुप है और उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी है, यानी ए ब्लड ग्रुप के लिए उसके पास एंटीबॉडीज है। तो अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले ने उसको ब्लड दिया तो वो खत्म कर देगा सारा का सारा ब्लड, है ना, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडीज है। तो ब्लड ब्लड कौन दे सकता है बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को, कोई और जिसके पास बी ब्लड ग्रुप हो, या फिर ओ, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है। वहीं अगर आप ए बी देखो तो दोनों एंटीजन है। अब दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इनको कोई भी ब्लड दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ओ ब्लड ग्रुप वाला। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन है जो बन जाते हैं बेटा, एक यूनिवर्सल डोनर के, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट के। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी। ओ की अगर मैं बात करूं, इनके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है पर इनके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसलिए इनको सिर्फ एक ही इंसान ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, और किसी से ये ब्लड नहीं ले सकते। ठीक है जी। आगे देखिए, हमने 11th के सारे टेबल्स रिवाइज कर लिए, हम आ गए हैं क्लास 12 पे। क्लास 12 में जो पहला चैप्टर है आपके पास, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हमने ये क्वेश्चन देखा है, चीट कोड में भी देखा है ना। तो चैप्टर 1, वहां पर आपको एक क्रोमोसोम वाला टेबल मिलेगा, जिस पर अगेन किसकी कितनी गेमेटोसाइट में क्रोमोसोम है और कितने मियोसाइट में क्रोमोसोम है, क्वेश्चन बार बार आपके पास आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज में आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट और फिर क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट। जो पहली चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है मियोसाइट और वो सोच लेते हैं एन। बेटा मियोसाइट वो है जिसमें मियोसिस होगा, हुआ नहीं है, होगा, यानी टू एंड डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। और अगर आपसे गैमेट पूछें तो हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। जब तक मियोसाइट पूछें डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, जब गैमेट बोलें तो हैप्लॉइड की बात करें। आपको याद रखना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, जो कुछ कुछ देखो, पूरे क्रोमोसोम याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो कुछ मैं बता देती हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे एक तो हमारा ह्यूमन बींग्स, हमको हमारा तो पता है एटलीस्ट, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है ना, और हमारे गैमेट में 23 क्रोमोसोम है, तो एक हमें हमारा पता है। फिर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला का पढ़कर आए हैं कि इनके गैमीट में 4 क्रोमोसोम होते हैं और टोटल इनके पास 8 क्रोमोसोम होते हैं, तो फ्रूट फ्लाई हम पढ़ के आए हैं। अब फ्रूट फ्लाई से हाउस फ्लाई याद कर लो बेटा। अगर फ्रूट फ्लाई के गैमेट में 4 क्रोमोसोम है तो हाउस फ्लाई में 6 है। हाउस फ्लाई में कितने हैं, 6 हैं, और इसके मियोसाइट में 12 है। तो यहां से आप हाउस फ्लाई याद कर सकते हो, यहां से आप हाउस फ्लाई याद कर सकते हो। अच्छा, अब 3 ये एग्जाम्पल जो मैं याद करवा देती हूँ बेटा, रैट, डॉग और कैट। आइडिया ले लो, जितना याद रहे उतना बेटर है। ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। राइस और मेज याद रखना, प्लांट्स में राइस और मेज याद रखना। मेज सिंपल है, 10 होते हैं गैमेट्स में और 20 होते हैं मियोसाइट में, और राइस जो है 12 होते हैं गैमेट में और 24 होते हैं आपके पास मियोसाइट्स में। ठीक है, तो राइस और मेज आपको याद रखना है। अनियन एक और याद रखना, जैसे आपके हाउस फ्लाई के पास 6 है ना, तो यहाँ पर 8 ही है और टोटल 16 है। ये कुछ है जो याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ह्यूमन हमें याद रहेगा 23 से 46, हाउस फ्लाई आ जाएगा 6 और 12, क्योंकि फ्रूट फ्लाई हमें पता है 4 8, तो हाउस फ्लाई 6 12 हो जाएगा। अब यूं भी याद रख लेना कि अगर हाउस फ्लाई आपके पास 6 है तो ये हाउस फ्लाई जाके किसी अनियन पे बैठ गई, ऐसे याद रख लेना है, किसी अनियन पे जाकर बैठ गई तो 2 और बढ़ाना है आपको, 6 to 8, 6 से आप जाओगे 8 पे। ठीक है, तो 8 गैमेट में और 16, वो तो डबल करना है आपको, जस्ट डबल करना है आपको, वो आपके पास मियोसाइट हो जाएंगे, और जो हाफ करोगे तो आपके पास गैमेट आ जाएगा, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा, राइस और मेज प्लीज याद रखना, मेज 10 20, राइस 12 24, मेजर काम इसमें आपका चल जाएगा। ठीक है, वैसे कैट, डॉग, रैट ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास होते हैं मियोसाइट में 38 और यहाँ पर आपके पास होते हैं 42। ठीक है, तो कैट 38, डॉग 78, रैट 42। अगेन याद रहे तो चल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, राइस, मेज, अनियन, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो एटलीस्ट इनको तो आपने याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगला टेबल देखोगे अगर आप,
तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात हो रही है जो मेंडल ने लिए थे पी प्लांट में। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे 7 to 8 ईयर्स के लिए 1856 1863। तो इन्होंने ना 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, टोटल 14 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे, है ना। अच्छा, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। स्टेम हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिखे हुए हैं, पहले डोमिनेंट वाला लिखा हुआ है, फिर आपके पास रिसेसिव वाला लिखा हुआ है। तो स्टेम की हाइट में टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। फ्लावर के कलर में आपको पता है वायलेट डोमिनेंट होता है और वाइट रिसेसिव है, ठीक है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। पोड मतलब इनका फ्रूट, जो वो आपको मटर का जो छिलके के साथ पूरा दिखता है ना, वो फ्रूट। तो फ्लावर पोड शेप में इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पोड कलर, पोड का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन। अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है और येलो है तो रिसेसिव है। वही सीड उल्टा है बेटा, सीड में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, याद रखना। फ्रूट के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, पर अंदर जो मटर के दाने हैं ना, वो येलो कलर के मटर के दाने ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। सीड की शेप अगेन आपके पास राउंड और रिंकल्ड, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। फिर एक टेबल आपको दिख रहा है फिर से ब्लड ग्रुप का। अगेन ये हम अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में देख के आए हैं। बस वहां हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर रहे थे, यहाँ जीन की बात करें, अलील की बात करें। तो अगर एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसका जीनोटाइप क्या है, IA। आई यहाँ पर आइसो एग्लूटिनोजन जीन होता है, जो जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो कि किस तरीके का जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, यानी उनको एक पेरेंट से IA मिला है, दूसरे पेरेंट से IA मिला है, तो ये IA है, तभी ए ब्लड ग्रुप आएगा। एक और कंडीशन है ए ब्लड ग्रुप आने की, कि एक पेरेंट से रिसेसिव जीन आया हो, IO या I, स्मॉल आई आपके पास आया हो, दूसरा कैपिटल IA, उससे भी आपके पास ए ब्लड ग्रुप ही आता है। सिमिलरली आप बी की बात करो, दोनों IB से बी ब्लड ग्रुप आता है, IB और स्मॉल आई यानी IO से भी बी ब्लड ग्रुप ही आता है। ओ की बात करोगे तो दोनों स्मॉल आई होने चाहिए, दोनों रिसेसिव होने चाहिए, तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा। ए बी ब्लड ग्रुप अगर आपको लाना है तो एक पेरेंट से, वन पेरेंट से ए, दूसरे से बी भी आ सकता है, पहले से बी दूसरे से ए भी आ सकता है। इवेंचुअली IA IB अगर बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ये मल्टीपल एलीलिज्म में आप पढ़ते हो, आपके पास 3 अलील है ना, क्योंकि मोर देन 2 अलील्स आपके पास प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, तो ये आप मल्टीपल एलीलिज्म में पढ़ते हो। इसके लिए फॉर्मूला है बेटा इसके फिनोटाइप निकालने का 2n+1। अब 3 तरीके के अलील है ना, तो 2 × 3+1 टोटल 7, इसीलिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप है। फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है 2n+1। यहाँ पर आपको को डोमिनेंस भी दिख रहा है कि जब ए जीन है और बी जीन है, दोनों ही डोमिनेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, तो ये को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल आता है आपके पास। ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर आपके पास एक और टेबल आ रहा है जिसमें आप बिहेवियर कंपेयर कर रहे हैं बेटा क्रोमोसोम एंड जीन का। जब सचिन एंड बाबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस की, तो उन्होंने यही बताया था कि जो इतनी देर से आप जीन की बातें कर रहे हो, जीन का सेपरेशन देख रहे हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, क्रोमोसोम भी तो यही करता है, बिल्कुल सेम चीजें क्रोमोसोम पर होती है, तो उन्होंने वहां से दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक टेबल दिया एनसीईआरटी में जहां पर दोनों के बारे में फीचर लिखा है, और लास्ट में एनसीईआरटी आपसे पूछ लेती है कि आपको क्या लगता है ए कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता होगा, बी कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता होगा, इनमें से कौन सा क्रोमोसोम होगा, कौन सा जीन होगा। तो बेटा पहले क्या लिखा है, पेयर में है, पेयर में है। फिर क्या लिखा है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू वन गैमेट। सेम चीज एनसीईआरटी में बी कॉलम के लिए भी लिखी हुई है कि दे सेग्रीगेटेड गैमेट फॉर्मेशन, दे सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये सेग्रीगेट कर जाते हैं, और इंडिविजुअल पेयर जाता है अलग अलग गैमेट में। ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट, each pair is transmitted to gamete, is transmitted to gamete, एकदम सेम लिखा हुआ है। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर। बेटा ये जो बात की है ना, ये पहला जो कॉलम है ये क्रोमोसोम की बात की है ना, क्योंकि एक पेयर, एक होमोलोगस पेयर को दूसरे होमोलोगस पेयर से अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं, और जीन में हम क्या कह रहे हैं, वन पेयर ऑफ जीन दूसरे पेयर ऑफ जीन से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है। तो ये जो दूसरा कॉलम है ना, ये जीन का है, पहला कॉलम क्रोमोसोम का है, दूसरा कॉलम आपके पास जीन का है, ठीक है जी। सटन और बॉवरी ने हमको दी थी। फिर अगर आप आओगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, तो आपको मिलेंगे कोडॉन्स, 3 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए एक कोडॉन बनता है, 3 बेस पेयर से एक कोडॉन आपके पास बनता है जो अमीनो एसिड को कोड करता है। अब हर कोडॉन का अपना अमीनो एसिड, और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आपको याद रखना है कि कौन से अमीनो एसिड से कौन सा कोड होता है। अब कुछ बेसिक तो बेटा याद कर लो, जो आपको इस इतने बड़े टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 आपके पास स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA,
UAG, UGA, है ना। तो आपके पास UAA, UAG, UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है जो खत्म करेंगे ट्रांसलेशन को। एक आपके पास स्टार्ट कोडॉन आता है AUG, जो और किसको कोड करता है, और किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को। ये आपका स्टार्ट कोडॉन है जो मिथ्योनिन को कोड करता है। ये तो आपको पक्का पक्का से पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई चांस तो इन्हीं के आने के। उसके बाद बेटा अब यहाँ पर ये जो सारे के सारे कोडॉन आपको दिए हुए हैं, इसको कैसे याद करें। बिल्कुल जैसे दिया हुआ है ना इस चार्ट में, वैसे याद करो। देखो उन्होंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे 4 ही इन्होंने ले रखे हैं आपके पास। अब यहाँ पर UCAG 4 न्यूक्लियोटाइड ले रखे हैं, ठीक है, पहले पोजीशन पर। तो लास्ट पोजीशन पर भी UCAG होगा, UCAG होगा, UCAG होगा, UCAG होगा। और 3 कोडॉन होने, पहले पर UCAG, लास्ट में UCAG, तो बीच में भी UCAG आएगा, सेकंड पोजीशन पर भी UCAG आ सकता है। तो कैसे इसका कॉम्बिनेशन बनाए बेटा, कि देखो इसमें पहले सारे का सारा कोडॉन, इस कोडॉन में पहली सारी की सारी पोजीशन U है, ठीक है। फिर यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक बार लास्ट पोजीशन पे U रखा है, फिर C रखा है, फिर A रखा है, फिर G रखा है। इधर भी अगर आप देखोगे UCAG, 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 लेकिन इन सब में फर्स्ट पोजीशन U है, U है, U है, U है। तो आप इस कॉम्बिनेशन से इसको याद रख सकते हो बेटा। U है फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन UCAG, U के बाद UCAG, U के बाद UCAG, U के बाद UCAG। अब बीच में क्या फिट करना है, बीच में U फिट करना है, C फिट करना है, A फिट करना है, या G फिट करना है। तो आप इमेजिनेशन में भी अगर इसको कर पाओ, पहली बात अगर याद कर पाओ तो बेस्ट है। लेकिन मैंने देखा है कुछ बच्चों को इस तरीके से याद करते हैं और इनके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होता है, ठीक है। ऑफलाइन में बच्चे ये बात बताते हैं कि मैम हम इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं। सो इफ दैट वर्क्स फॉर यू, आप याद करना U, बीच में U, फिर C, UCAG, U, फिर C, UCAG, U, फिर A, UCAG, U, फिर G, UCAG। और आप इस तरीके से एक पिक्चर अपने दिमाग में बना सकते हो। इसके लिए अलग अलग ट्रिक लगा सकते हो, जैसे फिनाइल एलेनिन और ल्यूसिन लिखा था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये पहले 4 सीरीन थे, फिर 4 प्रोलीन थे, फिर 4 थ्रियोनिन थे, फिर 4 एलेनिन थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एलेनिन का, आपको कोडोन बताना है, तो आपको पता है एकदम लास्ट में है, लास्ट में मतलब G है, G के अंदर, ये सेकंड के अंदर है, सेकंड के अंदर है तो सेकंड में C होगा। तो GCU, GCC, GCA, GCG। अब ये ट्रिक किसी को इजी लग सकती है, किसी को टफ लग सकती है, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हो, बट कोडोन्स का आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिकली आपको स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन पता होने चाहिए, बाकी जितनी बार देखोगे बेटा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे देखो, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके अंदर ना 2 टेबल दे रखे हैं वेरिएंट्स के, जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में कन्वेंशनल मेथड से आपने बनाए हैं, वाइल्ड वेराइटी से मीटिंग करवा के। इनके नाम, जो वेराइटीज आपने बनाई है उनको आपने डिसीज से रेजिस्टेंट बनाया, आपने पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाए, नाम डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेटा। और ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हमको याद करने ही करने हैं। और जितनी बार हम पढ़ते हैं हमें याद होते हैं, हमने चैप्टर साथ में पढ़ा था, हमने तब भी आधे तो वहीं पर याद कर लिए थे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले आपको कुछ वो वेराइटीज बताइए जो डिसीज रेजिस्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आ रही है, वीट। वीट की वेराइटी बनाई है हिमगिरी, वीट की वेराइटी बनाई है हिमगिरी, ठीक है। किससे रेजिस्टेंट है ये, हिल बंट से, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से। ये दोनों फंगल डिसीज होती है, फंगल डिसीज है बेटा, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। देखो रस्ट, स्मट, ये सब फंगल डिसीज होती हैं। यूं भी याद कर सकते हो, हिल, हिमगिरी, पहाड़। तो हिल बंट से रेजिस्टेंट देने वाली वेराइटी का नाम क्या है, हिमगिरी, जो वीट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ब्रासिका आपके पास है, पूसा स्वर्णिम, करण राई जिसको बोलते हैं। ये किससे रेजिस्टेंट बनाती है, व्हाइट रस्ट से। व्हाइट रस्ट भी एक तरीके का फंगल डिसीज ही है बेटा, ये भी एक तरीके का फंगल डिसीज ही है, व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट बना दिया है हमने ब्रासिका को, है ना। क्या वेराइटी का नाम है, पूसा स्वर्णिम। कॉलीफ्लावर की रेजिस्टेंट वेराइटी का नाम है पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल केवल। किससे रेजिस्टेंट हो चुकी है वेराइटी, ब्लैक रोट। ब्लैक रोट का ही एडवांस आ गया आपके पास, कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रोट। ये दोनों बैक्टीरियल डिसीजेस, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, आपको नाम नहीं याद रखना, बट ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस हैं, ठीक है। काओ पी, काओ कोमल होती है ना, गाय कोमल होती है, तो पूसा कोमल करके याद कर लेना। चिली सदाबहार होती है, हर सीजन में मिलती है, विंटर ऑटम स्प्रिंग, है ना, हर सीजन में मिलती है, तो पूसा सदाबहार। इनको तो ऐसे याद रख सकते हो, काओ पी, पूसा कोमल, चिली, पूसा सदाबहार। काओ पी को आपने किससे रेजिस्टेंट बनाया है, बैक्टीरियल ब्लाइट। ये भी अपने बैक्टीरिया डिसीज से उसको बचाया है, बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। और चिल्ली को आपने किससे रेजिस्टेंट बनाया, वायरल डिसीजेस से, जैसे चिल्ली मोजैक वायरस, टबैको मोजैक वायरस, लीफ कर्ल। तो ये दोनों तो मुझे लगता है बहुत ईजी है बेटा याद करना। काओ पी कोमल, काओ कोमल होती है, ठीक है, पूसा कोमल। चिल्ली, पूसा सदाबहार, ऐसे कर कर आप याद कर रख सकते हो। काओ पी को आपने किससे रेजिस्टेंट बनाया, बैक्टीरियल ब्लाइट से। और आपने चिल्ली को किससे रेजिस्टेंट बनाया, अलग अलग तरीके के वायरस से, चिल्ली मोजैक वायरस, टबैको मोजैक वायरस, लीफ कर्ल, इनसे। ब्रेसिका और वीट, उनको अलग याद रखना है, दोनों फंगस
होने वाली डिसीजेस से रेजिस्टेंट है। वीट में हीमगिरी आएगा, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंच। और ब्रासिका की अगर मैं बात करूं, पूसा स्वर्णिम, करण राय, ये वीट रस्ट एक फंगल डिसीज से रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, जितनी बार बोलोगे ना साथ साथ में उतनी बार याद होगा। कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, बॉल की तरह ना कॉलीफ्लावर, तो स्नोबॉल ऐसे करके याद कर सकते हो। ब्लैक रोड और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोड, जितना इमेजिन करोगे ना बेटा। एक चीज है, एक सर्वे किया गया था और पूछा गया था टॉपर से, जो टॉपर्स हैं जिस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, स्पेसिफिकली नीट भी नहीं, आईआईटी भी ले लो आप, यूपीएससी भी ले लो आप, जो भी टॉपर्स है उनसे पूछा गया था कि ऐसा क्या है जो आपको बाकी एवरेज स्टूडेंट से डिफरेंट बनाता है। तो उन्होंने ये बोला था, बहुत सिंपल सी चीज थी कि अगर मैं किसी टीचर की कोई भी बात सुनता हूँ या मैं किसी टीचर की कोई भी बात सुनती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, तो हम उसको ऐसे नहीं देखते कि कोई टीचर वीट बोल रहा है या मेज बोल रहा है या एप्पल बोल रहा है। अगर कोई टीचर एप्पल बोलता है तो मेरे दिमाग में एप्पल की इमेज बन जाती है, मुझे वो लाल कलर का एप्पल दिखाई देने लगता है। तो आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स के साथ नहीं खेल रहे। अगर सिर्फ वर्ड्स देखोगे तो वर्ड्स ऊपर नीचे होने लगेंगे, इमेजिन करोगे तो इमेजिनरी इमेज बन जाएगी दिमाग में, वो ज्यादा समय तक दिमाग में रहती है। कोई भी कभी भी ऐसे नोटिस कर लेना बेटा, एक पेपर पे 10 लेटर्स लिखे हो और आपके सामने वो पेपर 10 सेकंड तक रखा जाए, आपको शायद याद ना रहे, लेकिन 10 इमेजेस बनी हो और वो पेपर आपके सामने 10 सेकंड तक रखा जाए, आपको वो इमेजेस याद रहेंगे। अच्छा, उस पेपर पे शायद एक बटरफ्लाई थी, इधर एप्पल था, इधर टेबल था, वो इमेजेस याद रहती हैं। ये प्रूवन सर्वे है। तो जितना इमेजिन करोगे ना चीजों को, वो ज्यादा याद रहेंगी आपके पास। ठीक है, ओके। एक चार्ट और इस यहाँ पे इस टेबल में, टेबल आपको इस चैप्टर में दे रखा है कि इंसेक्ट पेस्ट से आपने रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए हैं। 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आपके पास है ब्रेसिका, रेप सीड मस्टर्ड, आपके पास है फ्लैट बीन, आपके पास है ओकरा भिंडी। ब्रेसिका की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेसिका में आगे आपके पास पूसा गौरव। अभी आपने ब्रेसिका देखा, पूसा स्वर्णिम, कंफ्यूज हो सकते हो। ब्रेसिका पूसा स्वर्णिम डिसीज रेजिस्टेंट है। ब्रेसिका पूसा गौरव इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। कौन से इंसेक्ट, कौन से पेस्ट से इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया? एफिड से, एफिड से। फ्लैट बीन जो है वो जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसमें पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 आता है। फ्लैट बीन है तो सेमेस्टर फ्लैट होता है ना, तो सेम 2 सेम 3 से याद कर लो। ओकरा भिंडी में पूसा सवानी और पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। आपकी भिंडी की एक और वेराइटी है बेटा प्रभानी क्रांति, वो येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंट है ना। आपका येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंट है, इसलिए उसको इंसेक्ट पेस्ट के अंदर नाम में नहीं लिखा हुआ, वो वायरस रेजिस्टेंट आपके पास एक भिंडी है प्रभानी क्रांति नाम से। ठीक है, यहाँ आपको जो 2 टेबल याद करनी है फिर से देख लो। ब्रेसिका दोबारा आया, लेकिन इस बार पूसा स्वर्णिम नहीं है, पूसा गौरव है, वो एफिड रेजिस्टेंट है। फ्लैट बीन, फ्लैट एकदम पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, इसमें जैसिड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर सब आ रहे हैं। ओकरा भिंडी में पूसा सवानी, पूसा A4 वो शूट और फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, होल कर देता है बेटा ये फ्रूट और शूट में, उसको शूट और फ्रूट बोरर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आपके पास आ गया एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एनवायरमेंटल इश्यूज में नहीं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, गलत लिखा हुआ है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको बताया हुआ कि आपस में कैसे पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा, दोनों का प्लस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आता है, किस में दोनों प्लस है, किस में एक प्लस, किस में एक माइनस है। तो इस प्लस और माइनस का मतलब क्या है? बेनिफिट होना या नुकसान। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा है। कंपटीशन में जो 2 लोग लड़ेंगे दोनों का नुकसान है, दोनों को ही नुकसान होगा। प्रिडेशन में जो प्रीडेटर है जो खाएगा उसका फायदा है और बेचारे प्रे का नुकसान है ना, प्रे का नुकसान है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखोगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी जो पैरासाइट है उसका तो फायदा है, लेकिन होस्ट का नुकसान है। जो होस्ट है जिसपे वो डिपेंडेंट है, जिससे वो खा रहा है, जिससे वो सक कर रहा है, उसका नुकसान है। कमेंसेलिज्म और अमेंसेलिज्म ऐसी चीज है कि एक को फायदा होता है दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। अमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होता है दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। दूसरा न्यूट्रल है, इसलिए 0 यूज होता है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस, कंपटीशन में दोनों माइनस। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में 1 प्लस 1 माइनस। कमेंसेलिज्म में 1 प्लस दूसरा 0। अमेंसेलिज्म में 1 माइनस दूसरा 0। ठीक है, फिर ये एनवायरमेंटल इश्यूज में। एनवायरमेंटल इश्यूज में आपको बताया हुआ कि कुछ नॉर्म्स ऐसे बने थे जब एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसके लिए नॉर्म्स बने थे, है ना, कि अच्छा सल्फर कम, हाइड्रोकार्बन कम आपको डीजल में यूज करना है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करने हैं, जो भी रूल्स लगाए गए थे ताकि एयर पोल्यूशन कम किए जा सके। अब ये रूल्स 4 व्हीलर्स के लिए अलग लगते हैं, 3 व्हीलर्स के लिए अलग लगते हैं, 2 व्हीलर्स के लिए अलग लगते हैं। इस चार्ट में जो आपको दे रखे हैं वो तीनों ही भारत स्टेज 4 दे रखा है, वो तीनों ही आपको भारत स्टेज 4 दे रखे। ये अप्रैल 2017 में आए थे। एनसीईआरटी लास्ट भारत स्टेज 4 तक लिखती है, लेकिन अब भारत स्टेज 6 भी आ चुका है, BS 6 आ चुका है, लेकिन एनसीईआरटी का जो लास्ट डेटा रिकॉर्ड है वो BS 4 तक का है।
ठीक है। ये पूरी कंट्री में अप्रैल 2017 से लगा था। 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए कुछ रूल्स आए थे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो बस आपको याद रखना है 2017, और आपको याद रखना है भारत स्टेज 4, जो 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के लिए आया था। तो यहाँ पर आपने जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स थे सब रिकॉल कर लिए। कुछ तो मुझे लगता है आपको नहीं भी आते तो यही दोबारा याद हो गए होंगे, कुछ की आपको ट्रिक्स मिल गई होगी, और जिनको ऑलरेडी आते हैं उनका तो पक्का पक्का फाइनल रिवीजन हो गया होगा। तो सारी टेबल्स हमने देख लिए, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं टेबल से हमने देख लिए। ऐसे ही जो भी छुटपुट चीजें हैं ना, जो आपको अगर इस टाइम रिवाइज करवा दी जाए तो कहीं ना कहीं आपका कोई भी क्वेश्चन अड़ जाएगा। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए, ऐसे लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस अभी आपको और मिलने वाली हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहो बेटा, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, हैंडबुक रिवाइज कर चुके हो, चीट कोड साथ साथ में कर रहे हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने नंबर्स इंश्योर करते जा रहे हो, मोर क्वेश्चंस करेक्ट इंश्योर करते जा रहे हो, और इस टाइम तो हर एक नंबर हमारे लिए जरूरी होता है ना। तो इसी तरीके से लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और नीट 2023 एकदम फोड़ देते हैं। थैंक यू, सी यू सून।